आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि का अर्थ क्या होता है, ध्वनि किसे कहते हैं, इस चीज को हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ध्वनि का अर्थ क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्वनि का वास्तविक या शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ध्वनि को वास्तविक अर्थ होता है आवाज या कंपन। ध्वनि का वास्तविक अर्थ होता है आवाज या कंपन या अर्थ रहित आवाज। ध्वनि का वास्तविक अर्थ है या शाब्दिक अर्थ है आवाज, कंपन या अर्थ रहित आवाज को ध्वनि कहते हैं, या ध्वनि का शाब्दिक अर्थ है परिभाषा। देखो विद्यार्थियों, कि जो भी पढ़ेंगे कि एक नोट्स की तरह पढ़ेंगे। जिस तरीके से बोर्ड में आने की जो प्रश्न की संभावना होती है, उसी आधार पर हम नोट्स लिखेंगे, उनको उसी आधार पर पढ़ेंगे। तो देखिए, ध्वनि किसे कहते हैं। प्राणियों द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम जिसमें आवाज या कंपन होता है उसे ध्वनि कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, प्राणियों अर्थात मनुष्य, जीव जंतु अर्थात इस प्रकृति में जो भी प्राणी मौजूद हैं, उनके द्वारा अपने विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वो आवाज हो सकती है, कंपन हो सकता है, उसी को हम ध्वनि कहेंगे। अर्थात विचारों के आदान प्रदान करने का जो तरीका है उसी को हम ध्वनि कहेंगे। अब ध्वनि से आगे हम हिंदी की जो सबसे छोटी इकाई है उसके तरफ बढ़ेंगे। तो आगे जो टॉपिक है वो है वर्ण। तो देखिए विद्यार्थियों, वर्ण क्या है, किसे कहते हैं, उस चीज को हम विस्तार से जानेंगे। वर्ण क्या होते हैं, हम छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आए हैं, सभी जानते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, कितने होते हैं। ये सारी चीजें हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। तो उसी चीज को हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वर्ण किसे कहते हैं। तो परिभाषा, वर्णों की परिभाषा अर्थात हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य की या हिंदी उसकी जो छोटी इकाई होती है उसी को ही क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तो देखिए, हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और ये सबसे छोटी इकाई क्यों कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी अपने हिंदी में वर्ण है, आ से लेकर ज्ञानी तक के जो भी वर्ण है, इनको हम बराबर भागों में टुकड़े नहीं कर सकते, इनके और भी छोटी इकाइयां नहीं बना सकते। इसलिए वर्ण को हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। आगे देखिए, वर्ण हिंदी भाषा की वह मूल ध्वनि है। वर्ण हिंदी भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता।
इस बात से स्पष्ट होता है कि वर्ण हिंदी भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। आपको यहाँ पर पता लग गया है कि अ से लेकर ज्ञानी तक जो अपने पास वर्ण है उसके और भी टुकड़े यह विभाजन नहीं किया जा सकता। और आगे विद्यार्थियों, वर्णों का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता विद्यार्थियों? वर्णों का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है। अर्थात हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और विद्यार्थियों, अर्थ की दृष्टि की बात करें अर्थात अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। ये हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हिंदी भाषा की या हिंदी साहित्य की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हमारे पास अ से लेकर ज्ञानी तक जो भी हम पढ़ते आए हैं वो सभी वर्ण कहलाते हैं। हिंदी भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्णों का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है। तो आगे देखते हैं वर्ण कितने हैं। हिंदी भाषा में वर्ण कितने रखे गए हैं या कितने लिए गए हैं, इस चीज को देखते हैं। अर्थात वर्णों की संख्या, अर्थात हिंदी में वर्ण कितने लिए गए हैं। तो देखिए, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। और संस्कृत की बात करें, संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है। तो विद्यार्थियों, हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है और इनको दो भागों में बांटा गया है। और वो दो भाग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, जिनमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। दोनों को मिला के 44 व्यंजनों की संख्या, वर्णों की संख्या हिंदी के अंदर रखी गई है। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजन कितने हैं? 33 है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन स्वरों के सहयोग से बनते हैं। स्वर क्या होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र चर होते हैं और व्यंजन स्वरों के सहयोग से मिलकर के बनते हैं। तो विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। ये तो था वर्णों की संख्या कितनी है, कितने प्रकार हैं, ये हमने विस्तार से देखा है। अब आगे देखते हैं, यदि अपने पास स्वरों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 11। और मात्रा किनकी होती है? मात्रा किनकी होती है? स्वरों की होती है। किनकी होती है विद्यार्थियों? स्वरों की होती है। तो मात्रा स्वर कितने हैं? 11 है। तो मात्राओं की संख्या कितनी है? मात्रा की संख्या कितनी है? 10 है। क्यों है? क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आपको वो देखा होगा, हमेशा मात्रा आ से शुरू होती है। आ की मात्रा, ई के लिए ई की मात्रा, इस तरीके से। तो स्वरों की संख्या 11 है और मात्राओं की संख्या 10 बताई गई है। क्यों? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्राओं की संख्या 10 है। कितनी है? मात्राओं की संख्या 10 है, जबकि स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। आपको पता चल ही गया, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब बच्चे जो 10 स्वर हैं उनकी मात्रा होती है, इसलिए मात्राओं की संख्या 10 बताई गई है, यह 10 होती है। देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला
वर्णमाला किसे कहेंगे? देखिए उदाहरण के तौर पे समझिए। जैसे अपने पास फूल हैं, क्या है, अपने पास फूल हैं, मेरे पास फूल हैं। तो इन फूलों को यदि किसी को एक एक फूल के आधार पे या एक एक फूल दिया जाए तो वो माला नहीं हो सकती। इन सभी को अपन को माला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एक समूह बनाना पड़ेगा। अर्थात फूलों के समूह को क्या कहते हैं? फूल माला कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? फूल माला कहते हैं। उसी तरीके से एक वर्ण आ, ई, ये जब तक अलग अलग हैं तब तक ये वर्णमाला नहीं हो सकती। अर्थात वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आगे चलते हैं, वर्णों से आगे। आपको पता है जब एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे क और ल। जब दोनों को एक साथ मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? कल बनेगा। और ये क्या बना? शब्द बना। अर्थात एक या एक से अधिक वर्ण मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे शब्द। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? शब्द पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा। सभी की अपन को परिभाषा जाननी है। अर्थात प्रश्न बन के ऐसे आता है, शब्द किसे कहते हैं? अगर प्रश्न शब्द किसे कहते हैं आता है तो हमें उनकी परिभाषा लिखनी होती है। और प्रश्न यूं पूछा जाए कि शब्द का अर्थ क्या है, वर्ण का अर्थ क्या है, व्याकरण भाषा का अर्थ क्या है, तो फिर उसका अर्थ लिखना जरूरी है। और किसे कहते हैं वहां पर हमें परिभाषा लिखना है। तो शब्द किसे कहेंगे? अर्थ की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ की दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। अब कैसे कहलाती है देखिए विद्यार्थियों, क्योंकि वर्णों में हमने लिखा था कि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ किसका होता है? शब्द का होता है। किसका होता है अर्थ? शब्द का होता है। और उसी आधार पे अर्थ की दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक परिभाषा और देखते हैं। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के मिलने से शब्दों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शब्दों का निर्माण होता है। एक या एक से अधिक वर्णों के मिलने से शब्दों का निर्माण होता है। ऐसे जैसे मैं कहता हूं क ल, दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कल। अपने पास है वी, ध्या, ल, ये जब तक अलग अलग हैं, जब तक तो ये कौन सी श्रेणी में आएंगे? जब तक ये अलग अलग हैं, जब तक ये वर्ण में आएंगे। और जब इनको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा विद्यार्थियों? विद्यालय बनेगा। क्या बनेगा? विद्यालय बनेगा। तो ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। और अर्थ किसका निकला? शब्द का अर्थ निकलता है, क्योंकि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ किसका होता है? शब्द का निकलता है। इसलिए अर्थ की दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है?
शब्द कहलाती है, या एक से अधिक वर्णों के मिलने से शब्दों का निर्माण होता है। जैसे क और ल दोनों वर्णों को मिलाया तो कल बना। अर्थ किसका निकला? शब्द का अर्थात कल का। उसी आधार पे वी, धा, ल और ये, जब चारों वर्णों को एक साथ मिलाया गया तो क्या बना? विद्यालय, अर्थात विद्यालय शब्द बना। तो विद्यालय अर्थात विद्यालय शब्द का अर्थ निकलता है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आया? ये आपके शॉर्ट में पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके कक्षा 12 में जो जानकारी, जो प्रश्न बन के आते हैं, यहीं से बन के आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं पद्य। क्या पढ़ेंगे आगे? पद्य पढ़ेंगे, या पद्य, पदबंध। पद्य को पदबंध भी कहते हैं। पद्य क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? आगे पद्य पढ़ेंगे। पद्य किसे कहते हैं? तो लिखिए परिभाषा। परिभाषा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, शब्दों के मिलने से पदों का निर्माण होता है। निर्माण होता है, या उसे ही क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से किसका निर्माण होता है? पदों का निर्माण होता है। या जब दो शब्द मिलते हैं, जैसे मुझे, मुझे, एक शब्द तो ये हो गया, एक शब्द ये हो गया है। ठीक है विद्यार्थियों, जब इस शब्द को और इस शब्द को और इस शब्द को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये ऐसे बनने में तो ये वाक्य बनता है, लेकिन इनको पद्य कहते हैं। मुझे खाना है, मुझे खाना है। ठीक है, ये दो के जोड़े ये भी हो सकते हैं और दो के जोड़े इधर भी हो सकते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से पदों का निर्माण होता है, अर्थात पद कहलाते हैं। तो आगे देखते हैं, पदों के निर्माण से, या दो से अधिक पद मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वाक्य का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वाक्य का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पद्य मिलते हैं तो वो वाक्य का निर्माण करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, वाक्य किसे कहेंगे? परिभाषा। परिभाषा, हमने जाना कि वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। मात्राएं 10 होती हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, और मात्राएं 10 होती हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, और स्वर अपने आप में स्वतंत्र चर होते हैं, और व्यंजन स्वरों के सहयोग से मिलकर के बनते हैं। उसके आगे देखा शब्द क्या होते हैं, अर्थात एक या एक से अधिक वर्णों के मिलने से शब्दों का निर्माण होता है, या अर्थ की दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। उसके आगे हमने देखा पद्य। पद्य क्या होता है? पद्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर पद्य का निर्माण करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद्यों को मिलाने से, दो या दो से अधिक पद्यों को मिलाने से वाक्यों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वाक्यों का निर्माण होता है। या यूं कहें, दो या दो से अधिक पद्य मिलकर वाक्य बनाते हैं। किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक पद्य मिलकर वाक्य बनाते हैं, या दो या दो से अधिक पद्यों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, उदाहरण, मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। या फिर यूं कहें विद्यार्थियों,
दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से भी वाक्य बनते हैं। एक पद वो भी वाक्य हो सकता है और एक से अधिक पदों के मिलने से भी वाक्य का निर्माण हो सकता है। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो वाक्य क्या बना, मुझे बाहर जाना है। मुझे कहाँ जाना है, बाहर जाना है। तो वाक्य किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक पदों के मिलने से वाक्यों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे बाहर जाना है, तो क्या बना जब इनको जोड़ा गया या इनको एक साथ मिलाया गया, तो मुझे बाहर जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक किसी के समझ में आई? देखो एक बार मैं रिपीट कर दूं। हमने देखा ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण के बारे में देखा, शब्द के बारे में जाना, पद देखे और वाक्य देखे। तो एक बार रिपीट कर दूं, ध्वनि अर्थात ध्वनि का अर्थ आवाज या कंपन होता है। यह प्राणियों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम है वो ध्वनि कहलाता है। वर्ण, ध्वनि जब प्राचीन समय में जब ध्वनि प्राणियों द्वारा आवाज जो निकलती थी उनको विद्वानों ने वर्णों में बांधा। और वर्ण किसे कहेंगे, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो कुल मिला के वर्णों की संख्या कितनी होती है विद्यार्थियों, 44 होती है। उसके बाद शब्द किसे कहते हैं, अर्थ की दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। या एक से अधिक वर्ण मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं। उसके बाद पद किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर पद का निर्माण करते हैं और दो या दो से अधिक पद मिलकर वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में आपको क्या समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद।